जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 12 मई को रात 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया था और उसमें यह ऐलान किया था कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर निर्मला सीतारमण जो कि फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग करी। उसमें कई जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, इम्पोर्टेंट बातें थी, उनको बताया कि जो पूरा लेखा जोखा है 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज वो क्या है। लेकिन चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है उसके साथ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उन्होंने बात कही थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा में समझें तो इसको कहा गया है सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद उन्होंने बात की थी 5 पिलर्स जो कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को ज़रूरी हैं। वो हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। ये बात फिनांस मिनिस्टर ने भी अपने प्रेस ब्रीफिंग में रखी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़ जो कि हमारे देश की जो जीडीपी है, कुल जीडीपी का 10% है, जिसमें कि ये जो आर्थिक पैकेज है जिसका पूरा मूल्य, पूरा जो अमाउंट है वो है 20 लाख करोड़ रुपए। अब इस पैकेज में होगा क्या? इस पैकेज से कॉटेज इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्मॉल साइज़ जो एंटरप्राइजेज हैं, लेबरर्स और मिडिल क्लास है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ हैं, और भी लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 की वजह से पूरे देश को कई महीनों तक लॉकडाउन में रहना पड़ा है और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन 4 की भी बात कही थी। अब यानी कि 17 मई को जब लॉकडाउन 3 ख़त्म हो रहा है, उसके बाद भी यह लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर डिफरेंट रहेंगे। लेकिन इकोनॉमी को कैसे बरकरार रखा जाए, जो जीडीपी है भारत की उसको सही डायरेक्शन में कैसे लेके जाया जाए, उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसमें कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की बात कही है। अगर हम मेंशंस देखें तो जो प्रेस ब्रीफिंग हुई फिनांस मिनिस्टर की, उसमें कई सारे जो टर्म्स हैं उनको मेंशन किया गया था। वो मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ वो कौन कौन से टर्म्स थे। इन बात को आप ध्यान रखिएगा। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट्स ऑफ पुअर, जिसमें कि जनधन योजना के तहत आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि 500 रुपये की जो राशि थी वो कई सारे जो अकाउंट होल्डर्स थे, जो महिलाएं थीं, उनके अकाउंट में पहुंचाए गए थे। यहाँ पर फिर बात हुई स्वच्छ भारत अभियान की, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ड्राइव के लिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कोविड-19 डिजीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सफाई की बात है उसको ध्यान में रखा जाए। हमेशा हमसे कहा गया है कि अपने हाथों को धोते रहें, इस बात पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी इसमें कई सारे काम हुए हैं। उसके बाद इसमें बात हुई आयुष्मान भारत की, जो कि एक हेल्थ स्कीम है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जो डिज़ीज़ है इसकी वजह से जो आयुष्मान भारत है उसने कई सारे लोगों को जो है इससे लाभ पहुंचाया है। फिर पीएम आवास योजना की बात कही गई, उज्ज्वला योजना की बात कही, जहां पर कि सिलेंडर जो है वो गांव में जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचाने की बात कही। पीएम किसान योजना की बात कही, किसानों के लिए जो आर्थिक मदद है उसको पहुंचाने की बात कही। कृषि सिंचाई योजना की बात हुई, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात हुई, पीएम गरीब कल्याण पैकेज की बात हुई। अब अगर हम देखें तो अगली जो आप स्क्रीन पर स्लाइड देख रहे हैं, इसमें 15 स्टेप जो हैं वो फिनांस मिनिस्टर ने किस तरह से अनाउंस किए हैं उसके बारे में हम आपको एक छोटा सा जो हाईलाइट है, जो कि कह सकते हैं आप समरी है, वो बता रहे हैं। इसमें से 6 चीज़ें ऐसी थीं जो कि फिनांस मिनिस्टर ने एमएसएमई सेक्टर के बारे में बताई। 2 थी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ से जुड़ी हुई बातें थीं। 2 बातें थीं जो कि एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई थी। एक बात थी जो कि डिस्कॉम से रिलेटेड थी, एक बात थी जो कि फोकस थी कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, और एक जो बात थी वो रियल एस्टेट से रिलेटेड थी, और 3 टैक्स मेजर्स की बातें कही गई थी। हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के बारे में कि इस बारे में क्या कहा फिनांस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जो हैं, जो फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या क्या कहा। देखिए, उनकी अगर बात देखें यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने जो 5 पिलर्स थे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसके बारे में बात कही थी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन किया था, उन्होंने भी इस सब की बात कही थी। उसके बाद बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके बारे में बात कही थी।
अब जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है ये इसकी शुरुआत तब से हो गई थी जब से लॉकडाउन भारत में लगा था। उसके कुछ ही दिन बाद इसके लिए कई सारी राहत की जो खबरें थी वो दी गई थी फाइनेंस मिनिस्टर के ज़रिए खुद। तो उसमें क्या क्या था वो आपको यहाँ पर एक बार बता देते हैं। तो इसमें 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज था जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो गरीब तबका है उसके लिए दिया गया, जो कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी थी जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ था, लोगों की अपनी नौकरियां चली गई थी, काम चले गए थे, जिसकी वजह से उसमें जो ये ऐलान किया गया था 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज रिलीज़ किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। इंश्योरेंस कवर था इसमें 50 लाख पर हेल्थ वर्कर के लिए, 80 करोड़ गरीबों के लिए 5 किलो गेहूं और चावल जो है पर पर्सन जो है वो 3 महीने के लिए दिया गया था। 1 किलो दाल ईच हाउस होल्ड फॉर एवरी 3 मंथ्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये 3 महीने के लिए 1 किलो दाल हर एक घर के लिए पहुंचाया गया था। गरीब की यहाँ पर बात हो रही है। 20 करोड़ जो है महिलाओं के जनधन अकाउंट में जो है 500 रुपये प्रति महीना 3 महीने तक पहुँचाए गए थे। गैस सिलेंडर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी। प्रोवाइडेड टू 8 करोड़ पूरे फैमिलीज, यानी कि 8 करोड़ फैमिलीज जो गरीब तबके थी उनको 3 महीने तक दिए गए थे। गैस सिलेंडर्स की यहाँ पर मैंने बात करी है। जो मनरेगा के थ्रू वेज होता है, डेली वेज होता है, उसके अमाउंट को बढ़ाया गया। 182 रुपये प्रतिदिन का होता था, उसको 202 रुपये किया गया। और इससे कितने लोगों को बेनिफिट पहुँचा? इससे जो है 13.62 करोड़ परिवारों को इससे फ़ायदा मिला। एक्स ग्रेशिया ऑफ 1,000 जो कि 3 करोड़ जो गरीब सीनियर सिटीज़न हैं या फिर जो महिलाएं हैं, जो विडोज़ हैं या फिर जो दिव्यांग लोग हैं, उन तक इससे लाभ पहुंचाया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है 2,000 जो फार्मर्स थे यानी कि किसान थे, उनको पीएम किसान जो योजना है उसके तहत जो है 8.7 करोड़ फार्मर्स को जो है फ़ायदा पहुंचाया गया। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कराया गया। वर्कर्स वेलफेयर फंड जो कि अलाउ करता है प्रोवाइड करने में, जो वर्कर्स के लिए रिलीफ देता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 24% का जो मंथली वेजेस था इसका भी ऐलान किया गया था। जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स थे वो 3 महीने के लिए, यानी कि जो एक कंपनी होती है उसमें अगर पीएफ की बात करें, ईपीएफ की बात करें तो 12% कंपनी को देना होता है, 12% देना होता है एम्प्लॉय को। तो ये कुल मिलाकर 24% होता है, जो कि 15,000 प्रति महीने से जिनकी कम सैलरी है उनके लिए ये लागू किया गया था और पिछले 3 महीने में दिया गया है और इसको 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और वैसे बिजनेस के लिए था जहां पर 100 या 100 से कम वर्कर्स काम करते हैं, यानी कि जो उनका ईपीएफ का अमाउंट था वो सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमा करवाया था। साथ ही साथ 5 करोड़ वर्कर्स जो ऐसे रजिस्टर किए गए थे जो कि ईपीएफ में जहाँ नॉन रिफंडेबल एडवांस ऑफ 75% ऑफ अमाउंट ऑफ 3 मंथ्स ऑफ वेजेस विच एवर इज लोअर फ्रॉम देयर अकाउंट्स, इसकी बात कही गई। उसके बाद लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लेंडिंग टू इंक्रीज फ्रॉम ₹10 to ₹20 लाख फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सपोर्टिंग 6.85 करोड़ हाउस होल्ड्स। उसके बाद डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की बात की गई, जो कि यूज़ किया गया सप्लीमेंटिंग ऑगमेंटिंग द फैसिलिटी ऑफ मेडिकल एंड टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग की बात कही गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज था उसके एक एक पॉइंट के बारे में तो बात करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए मैं आपको पूरी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यानी कि निर्मला सीतारमण ने जो मेजर पॉइंट्स अपनी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे इस आर्थिक पैकेज को लेकर, उसके बारे में आपको संक्षेप में बता देता हूं मैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के कुछ ही घंटों में राहत पैकेज की घोषणा की और लोगों तक मदद पहुंचाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है, यानी कि वोकल को लोकल बनाना है और लोकल को पूरे ब्रांड को यानी कि लोकल जो ब्रांड्स होते हैं उनको और ज़्यादा पॉपुलर करना है, उनको ज़्यादा ग्लोबल बनाना है। इसकी बात जो है, इसकी चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी और फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी की थी। आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरबीआई आने वाले दिनों में बाजार में पैसा लेकर आएगा, जिसे लेकर आपको आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा 15 विभिन्न कदमों का जिक्र उन्होंने किया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही इसके बारे में बताया था, जिसमें कि 6 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कदम उठाएंगे। 2 कदम एमएसएमई के फाइनेंस से जुड़े हैं, 2 पीएफ से जुड़े हुए हैं।
वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन में राशन और अनाज का वितरण भी किया गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया करवाया गया था। लोगों के खाते में पैसे भी पहुंचाए गए थे। ये जनधन योजना के तहत कराया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण माइक्रो यूनिट में 25,000 का निवेश तक माना जाता था। अब ये निवेश 1 करोड़ तक हो सकता है और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ज़्यादा निवेश करने वाली कंपनियों को एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा। पहले केवल निवेश के आधार पर तय किया जाता था, अब टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो एमएसएमई की परिभाषा थी उसको यहाँ पर बदला गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन अलग अलग 3 चीज़ों के बारे में बात हुई, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो की अगर बात करें तो माइक्रो में वो एंटरप्राइजेस आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट जो कि 1 करोड़ रुपए से कम हो और टर्नओवर जो है वो लेस देन 5 करोड़ रुपए हो। स्मॉल की बात करें, स्मॉल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। मीडियम एंटरप्राइज की बात करें, इन्वेस्टमेंट जो है 20 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो। तो ये जो परिभाषा है उसको बदला गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 200 करोड़ तक के सारे टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इसके चलते एमएसएमई का बिजनेस करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले 3 महीने के लिए बढ़ाई जा रही है। ये सहायता जून, जुलाई, अगस्त तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2500 करोड़ की मदद इसके लिए सरकार की ओर से दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें 3 महीने के लिए जो ईपीएफ की बात कही थी, इसमें वो सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, सैलरीड पर्सन की यहाँ पर बात हो रही है, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है और जो 24% का जो ईपीएफ होता है वो केंद्र सरकार ही जमा करेगी। 12% एम्प्लॉय की तरफ से और 12% एम्प्लॉयर की तरफ से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 15,000 से कम सैलरी वालों की सरकारी सहायता सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीने के लिए घटाया जा रहा है। ये नियोक्ताओं के लिए किया गया है, यानी कि जो रिक्रूट करता है, जो नौकरी देने वाले लोग हैं, उनके लिए बात कही गई है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था तब ये रिक्वेस्ट की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये रिक्वेस्ट की थी कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने जो काम कर रहे हैं लोग, उनको नौकरी से ना निकालें। यहाँ पर बेरोजगारी का जो खतरा था उसको लेकर बात कही गई थी। सरकारी और पीएसयू को 12% ही देना होगा, यहाँ पर ये बात कही गई है। पीएसयू पीएफ का 12% ही देंगे, लेकिन कर्मचारियों को 10% पीएफ देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि डिस्कॉम को कैश फ्लो की समस्या हो रही है, उनके लिए 90,000 करोड़ की सहायता तय की गई है। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की स्कीम दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए विस्तार दिया जा रहा है। निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मोटी मोटी बातें और ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दी हैं जो कि बात हुई, जो ये आर्थिक पैकेज की बात कही गई है, आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, उससे रिलेटेड। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करके हमसे सवाल पूछें और कुछ डिस्कशन हो तो उसको डिस्कस भी ज़रूर करें और यूं ही देखते रहें जागरण जोश.com।